नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। DSSB प्रीवियस ईयर हमने पहला देखा था 7 मार्च 2022 का पहली शिफ्ट मॉर्निंग वाली जो शिफ्ट थी वो कल देखी थी। यदि पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हमने हिंदी और जीके जीएस के टोटल 20 को टोटल 40 प्रश्न प्रैक्टिस किए थे। आज हमारी अगली शिफ्ट जो कि दोपहर वाली सेकंड शिफ्ट होती है 12:30 से 2:30 के बीच वाली, इसी 7 मार्च 2022 का DSSB का जो पेपर हुआ था उसमें जीके जीएस और हिंदी जैसे कल देखा था वैसे आज भी देखेंगे, क्योंकि यही पोर्शन अभी हम लिख करके चल रहे हैं। तो उसके भी टोटल 20 टोटल 40 प्रश्न हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीके जीएस के प्रश्नों से। टोटल 20 प्रश्न देखेंगे इसमें। बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये सुरेश रैना जो है इनकी आत्मकथा है। और वैसे भी क्रिकेट से रिलेटेड है तो कई लोग के फेवरेट भी होंगे सुरेश रैना, तो उससे भी थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। अगला प्रश्न आपका, जस्टिस NV रमन्ना भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं? देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो ये पहले का है। तो इनके अकॉर्डिंग यानी जस्टिस NV रमन्ना 48वें नंबर के जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। इसके बाद 49वें भी बन चुके हैं। 49वें जो बन गए हैं वो आपके यू ललित जो है वो बने थे, और इनका जो कार्यकाल था वो अब पूरा भी हो चुका है। अगस्त 2022 में कार्यकाल इनका शुरू हुआ था और नवंबर 2022 तक चला था। इसके बाद जो 50वें नंबर के वर्तमान में आपके चल रहे हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। वो आपका है DY। डी से आपका है धनंजय, वाई से है आपका है यशवंत और चंद्रचूड़। तो ये इनका पूरा नाम है DY चंद्रचूड़ करके। तो ये इनका नाम है। कब से इनका कार्यकाल जो है वो स्टार्ट हुआ है? तो कार्यकाल इनका 9 नवंबर 2022 से जो है वो इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है। समय याद रखने में ये आपको आसानी रहती है कि कब कौन आ चुके हैं। अच्छा ये भी समझिए कि जो यू ललित हैं और ये चंद्रचूड़ जी, दोनों का जो कार्यकाल रहा है वो इस वाले जो राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनके समय में ही जो है ये बने हैं दोनों। और इससे पहले जो आपका एक्चुअल में क्वेश्चन में यहाँ पर आया था, ये जो 48वें बने थे, ये रामनाथ कोविंद जो इससे पहले राष्ट्रपति रहे थे उनके टाइम में जो है ये बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। राजस्व व्यय केंद्र सरकार का भौतिक या वित्तीय जो परिसंपत्तियां हैं उनके सृजन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। तो आपसे पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो दोनों के दोनों कथन आपके जो है वो सही है। राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता, और साथ ही साथ राजस्व व्यय केंद्र सरकार का भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। चौथा प्रश्न आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1930 में इसे शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू जो है ये आपकी थी। सुचेता कृपलानी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, अगर आपसे कभी पूछे तो सुचेता कृपलानी जो है वो थी। और जो आंसर यहाँ पर है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला, इनसे क्वेश्चन एक ये भी बनता है सरोजिनी नायडू जी से कि उत्तर प्रदेश की ही पहली महिला राज्यपाल करके जो है वो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू जो है वो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोनों में फर्स्ट पूछा जाएगा तभी आपको आंसर के साथ जो है वो जाना है, और बाकी जो प्रश्न में पूछा गया था वो तो आपको याद ही रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको इसमें बताना भूल गया कि यहाँ पर क्वेश्चन में भारतीय महिला पूछा गया है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ये क्वेश्चन दो तरीके से बनता है। अगर भारतीय वर्ड यूज किया गया है
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सरोजनी नायडू के साथ जाएंगे। अगर भारतीय वर्ड नहीं यूज किया गया है और केवल ये लिखा है कि पहली महिला बताइए, तब आप किसके साथ जाएंगे? तब आप एनी बेसेंट के साथ जाएंगे। ये क्वेश्चन दो तरीके से घुमा करके पूछा जाता है। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? सरोजनी नायडू। अगर पहली महिला पूछेगा, भारतीय वर्ड हटा देगा, तो आप कहेंगे एनी बेसेंट। तो इस अंतर को ध्यान रखिएगा। एनी बेसेंट जो थी वो 1917 में जो कलकत्ता में आयोजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसकी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में आई थी। अगला, मांजरा कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की जो है ये सहायक नदी है। अगला, कॉलिन बेल जिनका जनवरी 2021 में निधन हो गया, कौन से खेल से जुड़े थे? तो फुटबॉल से जुड़े थे। पुरानी करंट अफेयर हो गई है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा आपसे पूछी गई है। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv स्क्वायर। mv स्क्वायर, m जो होता है ये आपका द्रव्यमान होता है, m मतलब मास होता है, m मतलब द्रव्यमान हो जाएगा। तो 1/2 को ऐसे रहने दीजिए, मल्टीप्लाइड में 10 रख दीजिए, गुणे v क्या हो जाएगा? एक समान जो वेग से चल रहा है ना, तो v आपका वेग हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर क्या है? वेग है। तो 2 गुणे 2 इस तरीके से आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, दूना 20, यानी 20 जूल आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, जो कि पहले ही ऑप्शन में आपको दे रखा है। अगला देखते हैं, मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो कथन सही पूछा गया था। दोनों कथन आपके जो है वो सही है। और आपको याद होगा इंडिका जो है, जो पुस्तक थी वो इसी मेगस्थनीज के द्वारा जो है वो लिखी गई थी। अगला देखते हैं, क्षेत्रीय संगीत राज्य का, इनमें से पूछ रहा है क्षेत्रीय संगीत कौन सा है जो राज्य का सही युग्म को दर्शा रहा है? तो 10 कठिया उड़ीसा से संबंधित, टप्पा पंजाब से संबंधित, दोनों के दोनों आपके यहाँ पर जो है वो सही है। 10 कठिया उड़ीसा से, टप्पा पंजाब से। इनमें से कौन सा कथन कह रहा है सही है? गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। पहला वाला जो कथन है वो आपका गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ भारत नहीं यूज किया गया, यही एक कारण हो सकता है। बाकी तो ये कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर इन्होंने देखिए डल झील एक मीठे पानी की झील को सही माना है, जो कि बिल्कुल सही है। परंतु गोदावरी नदी भी जो प्रायद्वीपीय है भारत, उसकी सबसे बड़ी नदी के रूप में, सबसे लंबी नदी के रूप में आपकी जानी जाती है। मेरे अकॉर्डिंग देखिए हम दोनों के साथ ही जा रहे हैं, हम इनके साथ क्यों जाएंगे? इसको काट रहे हैं। 1 और 2 दोनों के दोनों आपके जो है वो सही हैं। केवल इन्होंने ये नहीं लिखा है कि भारत में गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, एक यही कारण बन सकता है इसको ऑप्शन को काटने का। बाकी गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है भारत की, ये बिल्कुल सही है। कल वाला जो पेपर था उसमें भी एक क्वेश्चन था, आपको याद होगा, मिट्टी से रिलेटेड, जिसमें कमेंट में हमने बताया था कि उसमें भी दोनों ऑप्शन सही थे। अभी हम आपको दिखाएंगे, सारे क्वेश्चन करा लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों के दोनों यहाँ पर जो है वो सही है। कुछ कुछ इनके ऑफिस, ये जो मैं आपको पेपर करा रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की है। बुक में गलत छपने के चांसेस हो सकते हैं, आंसर गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, मेरे बताने में गलती हो सकती है, पर ऑफिशियल आंसर की से कराने का मेन मकसद ही यही है कि गलत होने का कोई सवाल ही ना हो। अब गलत आंसर ही इन्होंने दिया है तो इसके लिए तो फिर हम ही को चेक करना पड़ेगा। तो ये आंसर इनके अकॉर्डिंग गलत दिया हुआ है, दोनों कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 500 रुपए के नोट का आकार कितना है? ये क्वेश्चन एकदम दमदार देखने को मिला। तो ये बिल्कुल डी वाला सही है, 66 mm गुणे 150 mm। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने देखा नहीं इतने प्रैक्टिस सेट में, एकदम नया क्वेश्चन है। तो 66 mm गुणे 150 mm। फलीदार फसल का इनमें से उदाहरण कौन सा है? तो दालें आपका जो है इसमें उदाहरण हो जाएगा। नाइट्रोजन की देखिए जितनी भी फलीदार फसल होती हैं, नाइट्रोजन का काम जड़ों में पहुंचाने का में काम जो है ये करती हैं। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि खाद और उर्वरक की बचत हो जाती है, क्योंकि जो नाइट्रोजनी पोषक तत्व होता है ना, इनको उगाने पर वो भूमि में पूरा हो जाता है। और होता ऐसा कैसे है?
तो ये जो फसलें होती हैं इनकी जो जड़ें होती हैं, इन जड़ों में जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे एजिटोबैक्टर, नाम कई बार आपने सुने होंगे। तो ये जीवाणु जो होते हैं इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। एनसीईआरटी में हमने डिटेल में केवीएस में पढ़ा था। तो दालें यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? तो मरकरी हो जाएगा, या पारा कह सकते हैं। इन्होंने इंग्लिश में ही ऑप्शन दिए, अगर पारा लिखा हो, एचजी लिखा हो, अलग अलग तरीके से ऑप्शन दिए जा सकते हैं। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 जो है वो अनुच्छेद है। स्मारक राज्य का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो चार मीनार केरल में लिखा है। चार मीनार कहाँ है? तो चार मीनार आपका हैदराबाद में है। हैदराबाद की जगह कई बार ऑप्शन में तेलंगाना दे देता है, तो तेलंगाना के साथ भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये इसका कब निर्माण हुआ था? तो 1591 में निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन, अच्छा किसने करवाया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इनके द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? पक्षी समतापी प्राणी होते हैं, स्तनपायी असमतापी होते हैं। तो केवल पहला सही है। तो केवल पहला ही सही होगा, क्योंकि जो पक्षी होते हैं वो भी समतापी होते हैं, और जो स्तनपायी होते हैं ये भी आपके समतापी ही होते हैं। समतापी जो होता है इसको हम गर्म रक्त वाला भी कहते हैं। इनमें जो आपका ब्लड होता है वो आपका शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो जो है आपका स्थिर होता है। इसको गर्म रक्त वाला भी कहते हैं, टेम्परेचर स्थिर भी कहते हैं। तो जो मनुष्य है वो स्तनधारी प्राणियों में आता है, तो समतापी उसमें भी आपका मनुष्य भी आता है, पक्षी भी आता है। अच्छा, असमतापी और समतापी में मतलब क्या होता है? समतापी में मतलब होता है जिनका टेम्परेचर समान रहे, उनके अंदर ये नहीं क्षमता होती है कि आसपास के मौसम के अकॉर्डिंग वो अपना टेम्परेचर बदल लें। जो असमतापी प्राणी होते हैं, लाइक मछलियां जैसे अगर हम कह लें, तो उनके ये होता है कि बाहर का जैसा टेम्परेचर होता है उसके अनुसार वो अपने शरीर का टेम्परेचर बदल लेते हैं, वो कहलाता है आपका। क्लियर हो गया होगा? आगे देखते हैं। उस जो असमतापी होता है ना, इसको हम शीत रक्त वाला भी कहते हैं। जैसे समतापी को गर्म रक्त वाला कहते हैं। फुकुओका पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? पी साईनाथ। करंट अफेयर पुरानी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन डीसी में जो है इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद हमारा हिंदी पोर्शन देखेंगे। अनुच्छेद प्रावधान का कौन सा युग्म यहाँ पर सही है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, बिल्कुल सही है, बहुत बार ये रिपीट होता है अनुच्छेद। अनुच्छेद 25 जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। देखिए पहला तो बिल्कुल सही है, और सही क्वेश्चन में ही पूछा भी गया है। ये जो लिखा है धर्म या धार्मिक कार्यों के प्रबंधन को लेकर के, तो जो प्रबंधन है वो आता है आपका आर्टिकल 26 में। 25 में क्या आता है? 25 में आता है अंतरात्मा की स्वतंत्रता। धर्म का आप स्वतंत्र रूप से पेशा कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे आप लाइव एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो वो बागेश्वर धाम आपने सुना है, बहुत लेटेस्ट में चीजें चल रही हैं, तो वो सब इसी आर्टिकल 25 में वो प्रचार प्रसार करने की पूरी उनको छूट है। तो 25 उसमें आ जाएगा, 26 प्रबंधन से संबंधित है। तो यहाँ पर केवल और केवल पहला ही सही होगा। अब बढ़ते हैं हिंदी के प्रश्नों की तरफ। साथ ही वीडियो सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, इसी प्रकार आगे भी हम बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहें। और साथ ही चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। तो देखिए इस चीज को समझिए कि ये जो कल एक क्वेश्चन हमने रखा था ऑफिशियल आंसर की में केवल दूसरा ही आंसर सही दिया गया था। इसको एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर प्रश्न में नहीं पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। और लैटराइट मिट्टी का निर्माण उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी में मैंने इसको देखा भी है, एज इट इज यही लाइन लिखी हुई है। और प्रश्न में तो कथन सही नहीं है पूछा गया था, ये तो सही है, तो केवल दूसरा कथन भला कैसे हो सकता है? तो ये वाला हमारा कथन जो है वो भी सही है। और पहला तो सही है, लेटराइट मिट्टी चाय और कॉफी उगाने के लिए उपयोगी होता है, तो ये भी आपका जो है वो सही है। तो दोनों कथन आपके सही हैं। तो हमारा कह रहा था ना कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि
ना ही पहला ना ही दूसरा, इसके साथ जाएंगे क्योंकि जब दोनों ही सही हैं तो हम कह ही नहीं सकते कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। दोनों जब सही हैं, ना ही पहला आपका गलत है ना ही दूसरा गलत है, तो ये ऑफिशियल आंसर की में देखिए गलत दिया गया था, तो इसलिए मैंने इसको कल कमेंट में बता दिया था, पर यहाँ पर भी क्लियर कर दिया है। अगर कमेंट में किसी ने नहीं देखा होगा तो यहाँ पर जो है वो देख लेगा। अब पढ़ते हैं हमारी आज की शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट के हिंदी के प्रश्नों की तरफ। टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न कि उस विकल्प का चयन आपको करना है जो यहाँ पर कह रहा है मुहावरे का सही अर्थ जो है वो देता है। कदम पर कदम रखना, कदम पर कदम रखना मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का आप अनुसरण करें, जैसा जैसा वो बताते जा रहा है आप करते जा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि किसी का अनुसरण करना या कदम पर कदम रखते हुए चलना, उसके नक्शे कदम पर चलना, ये ज्यादा बेहतर होगा। सेम वही। अगला, जूतियां चटकाते फिरना, तो वो पूछा गया है क्या होगा इसका अर्थ, मारा मारा फिरना, ये जो है इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। जूतियां चटकाते फिरना, थोड़ा ऐसा भी देखिए कि आप इधर उधर जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा चलना फिरना होता है, तो जूतियां, जूते आप समझ लीजिए जब चल रहे हैं, बजते हुए चल रहे हैं, आवाज आ रही पैरों से, इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, जब किसी से कोई काम करवाया जाता है या प्रेरणार्थक वहां पर आपका देखने को जो है वो मिलता है। जैसे हम इसको एक और एग्जाम्पल के जरिए कहें कि लिखना से आपको प्रेरणार्थक बनाना है तो लिखवाना हो जाएगा, जैसे चलना है तो उससे चलवाना हो जाएगा। इस तरीके से आप पहचान पाएंगे। अगला कह रहा है बच्चे शांति पूर्वक बैठो, विराम चिन्ह आपको बताना है यहाँ पर कौन सा जो है वो होगा। ये लगा हुआ नहीं है यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका एक्सक्लामेटरी साइन यानी हिंदी में विस्मयादिबोधक चिन्ह आपका हो जाएगा। देखेंगे वैसे और कोई ऑप्शन में ऐसा है भी नहीं जिसके साथ आप जा सकते हैं, जैसे ये है अर्ध विराम, सेमी कोलन जिसको कहते हैं, तो ये तो आपको बीच में सेंटेंस में जहाँ पर रुकना होता है, ठहराव देना होता है, वहां के लिए होता है। ये डॉट 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 है तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो शून्य तरीके से जो लिखा हुआ है, ये लाघव चिन्ह के रूप में शून्य छोटा सा गोला बनता है, यहाँ ज्यादा बड़ा बनाया गया है, तो कुल मिलाकर के बी ऑप्शन ही बचेगा ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ना एक दिन डैश का फल जरूर मिलता है, भैया परिश्रम करेंगे जरूर फल मिलेगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से वाक्यों में से संयुक्त वाक्य बताना है आपको। मैं घर पहुंचा और देखा सब बच्चे लड़ रहे थे, यहाँ पर देखिए और से जुड़ा हुआ है, दो अलग अलग अपने आप पर डिपेंडेंट वाक्य भी हैं और यहाँ भी है, परंतु जैसे ही यानी एक दूसरे पर डिपेंड हो रहा है तो ये तो कट ही जाएगा। मिश्रित वाक्य में आप चले जाएंगे तो बचेगा पहला ऑप्शन, यही आपका जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा संयुक्त वाक्य में। अगला क्वेश्चन आपका है कि जून जुलाई में बहुत बारिश होती है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह जो है वो आएगा। जून जुलाई में यहाँ बहुत बारिश होती है, तो यहाँ पर देखेंगे तो स्थिति को दिखाने के लिए जैसे यहाँ वहाँ तो निर्देशक चिन्ह का यूज करते हैं, ये निर्देशक चिन्ह है। आपने देखा कि पर्टिकुलर टॉपिक से ही ये घूम फिर के हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी जैसे आप DSSB के प्रीवियस ईयर हम करा ही इसलिए रहे हैं कि सबसे पहले आपको विराम चिन्ह एकदम दिमाग में क्लियर होने चाहिए, सरल संयुक्त मिश्रित वाक्य एकदम क्लियर होने चाहिए, क्योंकि घूम फिर के इन्हीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। कौन सा काल का भेद आपका नहीं है, तो आदिकाल कोई भेद नहीं होता है, ये तो वर्गीकरण जो किया गया है ना उसमें आता है, बाकी भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल ये सभी आते हैं। और क्वेश्चन ये बन जाता है कि आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया। आपको पता है आदि मतलब होता ही है हजारों साल से, आदि मतलब होता है ना कोई चीज आदि बहुत समय से पहले से चली आ रही है, तो हजारों साल से भी ऐसे कह सकते हैं, तो हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा ट्रिक छोटी सी है भूलेंगे नहीं आप। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं इन्होंने ही नाम दिया था, क्या नाम दिया था, आदिकाल, आदिकाल को आदिकाल का नाम। बाकी और भी अलग अलग लोग हैं जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने इसको वीर गाथा काल जो है वो नाम दिया था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी इसको वीर काल कहा था। तो ऐसे अलग अलग नाम आपसे पूछे जाते हैं। अगला द्विगु समास आपसे पूछा गया है, इनमें से किसमें जो है वो होगा, तो चतुर्भुज चार भुजाओं वाला जहां पर भी संख्या की बात होगी द्विगु समास हो जाएगा। मिश्र वाक्य आपको बताना है, तो एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड आपको देखने को मिल रहा है कि जब लू चल रही थी तब मैं घर से बाहर नहीं निकला,
बिल्कुल डी वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला कह रहा है त्रिश प्लस ना, इसमें कौन सी संधि है? तो तृष्णा यही बनेगा ही, मीनिंगफुल वर्ड बनता है वही आपका होता ही है। तृष्णा इसी प्रकार से लिखा जाता है और बाकी कोई ऑप्शन होने की संभावना ही नहीं है। शुद्ध वर्तनी आपको छांटना है, तो जागृत आपसे देखिए पूछा गया है किस प्रकार से लिखा जाता है। ये दो गलती तो नहीं करेंगे, जागृत में ये वाली रा या ये वाली रा, तो ध्यान रखिएगा ये वाली रा आपकी जो है वो होती है। ग्रह और गृह दो अंतर। तीक्ष्ण जो है इसका विलोम पूछा गया है, तीक्ष्ण का विलोम आपका तिमिर यहाँ पर दिया गया है। वैसे एक्चुअल विलोम होता भी नहीं है, तिमिर का मतलब होता है आपका अंधेरा, और तिमिर का मतलब अंधेरा होता है, और इसका जस्ट जो विलोम शब्द होगा वो आपका होता है प्रकाश। तो विलोम प्रकाश होता है इसका, तिमिर का। परंतु अगर आप देखेंगे ना तो कोई ऐसा ऑप्शन में और है भी नहीं। तीक्ष्ण का जो विलोम होता है वो आपका कुंठित करके होता है। अब देखते हैं क्या कुंठित से मिलता जुलता कोई शब्द है आपका। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रकाश तो यहाँ दे रखा है, तो नहीं होगा क्योंकि हमें तो तीक्ष्ण का पूछा गया है। विलक्षण भी नहीं होगा, द्वेष के साथ भी आप नहीं जाएंगे, क्योंकि कुंठित का मतलब ये होता है जैसे कोई मंद बुद्धि टाइप का व्यक्ति है, कुंद है, ज्यादा उसको अता पता नहीं है, तो उसी से ही मिलता जुलता अंधेरे भी वर्ड में आ जा रहा है। तो तिमिर ही एक अकेला ऑप्शन बचेगा, बाकी जो एक्चुअल विलोम होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। तुम्हें कार बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये पूछा गया है, इस वाक्य की वृत्ति क्या होगी? तो ये क्या होगी? निश्चयार्थक हो जाएगा। कह रहा था बिल्कुल नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, तो निश्चयवाद का कहीं पर बोध होता है, तो उससे आप ऐसे पहचान सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करना है। जिसके हृदय में ममता ना हो, कहते हैं ना निर्मम हृदय वाला व्यक्ति है, कोई ऐसी घटना हो जाती है ना तो वहां पर वर्ड यूज किया जाता है। अब गद्यांश है, गद्यांश जो है वो आया था समाचार पत्र सूचना का विश्वसनीय, सस्ता और सहज उपलब्ध साधन है। प्रतिदिन देश प्रदेश के समाचार और अन्य विविध सूचनाओं के साथ साथ घर पहुंच जाता है। यानी कुल मिलाकर के समाचार पत्र को लेकर के ही बताया गया है कैसे वो आपका क्रांति लेकर के आए हैं। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हिंदी का पहला समाचार पत्र, देखिए पैराग्राफ में भी दिया गया है, उदंत मार्तंड कोलकाता से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। इसको एकदम रट लीजिए, क्वेश्चन आपका जूनियर एडेड में आया था कि शायद ऐसा जूनियर एडेड में ही भी आ चुका है, जिसका रिजल्ट अभी तक लटका हुआ है। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है वो आपका उदंत मार्तंड था, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला पैराग्राफ पर क्वेश्चन है, समाचारों की सर्वोत्तम जानकारी का साधन क्या होता है? तो समाचार पत्र ही होते हैं, क्योंकि समाचार पत्र हमारा पूरे पैसेज का मेन शीर्षक ही है ना। तो ऐसा नहीं कि और नहीं होते हैं, ऐसा नहीं कि टीवी नहीं होता, रेडियो नहीं होता। सर्वोत्तम जानकारी के लिए जब बड़ाई की गई है पैसेज में तो वही होगा। समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों का रूप कैसा होता है? तो समाचार पत्रों में तो लिखित होता है, उसमें ऑडियो थोड़ा नहीं होता है कि आप लिख सामने रख दिए और पढ़ के सुनाने लगा। कौन से समाचार पत्र सबसे अधिक प्रकाशित होते हैं? तो हिंदी भाषा का, जितने ज्यादा जिस भाषा के लोग होंगे जाहिर सी बात है वही होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? समाचार पत्रों का महत्व बताया गया है, तो यही एक शीर्षक हो सकता है, यही आंसर होगा। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछ लेते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, दिल्ली, अवध, मेरठ और झांसी, ये चार ऑप्शन है। आंसर इसमें ऑलरेडी दिया है इसलिए हमने आंसर को हाइड कर दिया है। तो बेगम हजरत महल ने डैश से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, कहाँ से किया था? अपना आंसर बताइएगा वीडियो के मेन कमेंट में। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर कीजिएगा और लोग साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिख करके आप पूछ सकते हैं, कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले जो सेट होगा उसके साथ। हम पहले हिंदी और जीके जीएस को लेकर के चल रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि सभी शिफ्ट के पहले इन इन क्वेश्चनों को करा दें, फिर बाकी धीरे धीरे रीजनिंग और बाकी सारी चीज़ें भी कराएंगे। सिलेबस हम ऑलरेडी बता चुके हैं, और वो आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।